हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के वर्ष 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। 2019 के बाद हम लोग 2017 का पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2018 में सेकेंड सेमेस्टर का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है शिक्षण विधि में, बी है उद्देश्य में, सी है पाठ्यक्रम में और डी है बालक में। तो पहले का ऑप्शन बी से उत्तर है उद्देश्य में। प्रश्न का दूसरा है, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बी है विद्यालयों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु और डी है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो दूसरे का ऑप्शन सी से उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। प्रश्न के तीसरा है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा से, बी है माध्यमिक शिक्षा से, सी है प्राथमिक शिक्षा से और डी है तकनीकी शिक्षा से। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है उच्च शिक्षा से, क्योंकि राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ही तो दिया जाता है, तो उच्च शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1854 को, बी है 2 फरवरी 1835 को, सी है 24 नवंबर 1839 को और डी है 7 मार्च 1935 को। तो चौथे का ऑप्शन ए सही उत्तर है 19 जुलाई 1854 को। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1858 की अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए है हंसा मेहता, बी है दुर्गाबाई देशमुख, सी है सुचेतक कृपलानी और डी है आचार्य राममूर्ति। तो पांचवे का ऑप्शन बी सही उत्तर है दुर्गाबाई देशमुख। प्रश्न संख्या 6 है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है गूंगों को, बी है बहरों को, सी है अंधों को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो छठवें का ऑप्शन सी सही उत्तर है अंधों को। अंधों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ और ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था। इसमें 6 बिंदु होते हैं, उनको छू करके अलग अलग तरीके से प्रयोग करके और लिखे जाते हैं, और उनको छू करके जो अंधे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता वो पढ़ते हैं, उसी को ब्रेल लिपि कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1994 में, लेकिन यहाँ किसी भी ऑप्शन में 1994 नहीं दिया हुआ है। उसके सबसे करीब 1997 है, 1997 से 98, तो यही टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। ऑप्शन ए है हॉटंग समिति ने, बी है कोठारी आयोग ने, सी है राधा कृष्णन आयोग ने और डी है वुड के घोषणा पत्र ने। तो 8वें का ऑप्शन बी से उत्तर है कोठारी आयोग ने। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है भुवनेश्वर में, बी है नई दिल्ली में, सी है कोलकाता में और डी है मद्रास में। तो 9वें का ऑप्शन बी से उत्तर है नई दिल्ली में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1972 में, बी है सन 1945 में, सी है 1985 में और डी है 1980 में। तो 10वें का ऑप्शन ए सही उत्तर है 1972 में। प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो 11वें का ऑप्शन ए सही उत्तर है 1958 में। प्रश्न संख्या 12 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया वह है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ऑप्शंस भी सब सेम दिए हुए हैं। ये 2019 में ही हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा धारा 45 में। प्रश्न संख्या 13 है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए है रामायण से, बी है वेदों से, सी है कुरान से और डी है बाइबिल से। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है वेदों से। नाम से ही पता लग रहा है, ये प्रश्न अति लघुत्री में भी पूछा हुआ था। वैदिक कालीन, वैदिक मतलब वेद, वेदों से संबंधित इसमें शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी वैदिक कालीन में। अगला प्रश्न है, प्रश्न के 14, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉवेल, बी है मॉन्टेसरी, सी है रूसो और डी है हर्बर्ट। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं, और उन्होंने जो पाठशाला था, बच्चों का जो स्कूल होता है, उसको उद्यान से तुलना किया, उद्यान माना, शिक्षार्थियों को नन्हा पौधा और जो शिक्षक को माली के रूप में माना था अपने किंडरगार्टन पद्धति में। इसके बाद है प्रश्न के 15, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, बी है स्वामी विवेकानंद ने, सी है आचार्य विनोबा भावे ने और डी है श्री अरविंद घोष ने। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है श्री अरविंद घोष ने।
इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 16 से 30 तक होते हैं, जो कि एक नंबर के होते हैं। तो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक कहने वाले विचारक नाम लिखिए। ये भी प्रश्न ऊपर आया हुआ है, फ्रॉवेल, तो फ्रॉवेल हो जाएगा। फ्रेडरिक फ्रॉवेल उनका पूरा नाम था। तो उत्तर लिखेंगे, जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रॉवेल के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली तथा उसमें पढ़ने वाले बच्चे पौधे के समान हैं। प्रश्न संख्या 17 है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है। उत्तर, प्रयोजनवाद समाज में व्याप्त रूढ़ियों, मान्यताओं, बंधनों, परंपराओं, अंधविश्वासों आदि में कोई आस्था नहीं रखता है। प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है। उत्तर, यूनानी दार्शनिक एवं शिक्षाविद सुकरात को प्रश्न शिक्षण विधि का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। उत्तर, प्रकृतिवाद को भौतिकवाद के नाम से के रूप में के अन्य नाम से जाना जाता है। प्रकृतिवाद केवल भौतिक दुनिया को ही वास्तविक मानता है, यह मन और आत्मा जैसी अमूर्त धारणा को नहीं मानता है। यानी प्रकृतिवाद में जो केवल दिखाई देता है, जो भौतिक रूप से उपस्थित है, उसी को मानता है प्रकृतिवाद। बाकी जो मनगढ़ंत चीज़ें बहुत सारी होती हैं, जो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, या आत्मा के, ये सब चीज़ें नहीं, ये प्रकृतिवाद में नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था। देखिए, फ्रॉवेल से संबंधित 3 प्रश्न आ चुका है, एक बहुविकल्पी में, एक अति लघु उत्तरीय अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बाद फिर एक और आ गया कि कब दिया था उन्होंने। तो उत्तर हो जाएगा, फ्रॉवेल ने वर्ष 1805 में शिक्षण आरंभ किया। 1939 में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने बालोद्यान अथवा किंडरगार्टन रखा। वे कहते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए, उनका ये फेमस लाइन है। प्रश्न संख्या 21 है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर, समाज के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है बच्चों के शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल देना। दूसरा है बच्चों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। तीसरा है संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और चौथा है बच्चों को नैतिक जानकारी प्रदान करना। यहाँ पे नाम तो नहीं पूछा है, समाज के प्रमुख कार्य कोई भी बताना है, ना कि किससे संबंधित बताना है तो पूछा नहीं है। लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे, जो आपका कोर्स डिजाइन किया गया है डिलेट छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन्हीं से संबंधित समाज के कार्य लिखेंगे। जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो उनको ध्यान में ही रख के दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, मूल्य का अर्थ लिखिए। उत्तर, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिन्हें सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक किया जाता है। जब मूल्य किसे कहते हैं, जैसे सत्यता हो गया, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, ये सब मूल्य हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है। यानी प्रमुख बिंदुओं को पूछा है, ना कि बाल अपराध है। तो यहाँ पे है बाल अपराध के निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं। गरीबी है, भूखमरी, अशिक्षा, जागरूकता, सामाजिक वातावरण, मानसिक महत्वाकांक्षा आदि हो जाएंगे बाल अपराध के प्रमुख बिंदु। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला। उत्तर, वर्ष 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। प्रश्न संख्या 25 है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था या है। उत्तर, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 26 है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया। उत्तर, मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल को पेश किया। यहाँ पे पेश किया छूट गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की। उत्तर, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति सन 1854 में घोषित की। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार और महिलाओं की शिक्षा के लिए वर्तमान गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। उत्तर, निरौपचारिक शिक्षा में सभी आयु वर्ग के लोगों को सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, इसलिए किसी विशेष आयु वर्ग पर अधिक दबाव डालने की बात कहना उचित नहीं होगा। यानी निरौपचारिक शिक्षा में कोई भी सीख सकता है, किसी भी उम्र के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सीख सकते हैं, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29,
शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और समाज कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। बस आप एक शब्द में लिख लेंगे, पूरा ये लिख लेंगे सेंटेंस, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन महान दार्शनिक प्लेटो का है। आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? उत्तर, वर्तमान समय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 6 वर्ष माना गया है। यहाँ पे कब प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में, इसके पहले पे तो प्रश्न आ चुका है, कब प्रारंभ की गई, वो दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे है कि बच्चों का जो प्राथमिक शिक्षा है कब प्रारंभ होता है। तो वर्तमान 2009 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ की आयु है जो 6 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई? उत्तर, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1992 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इसी में दिया है आगे, इसका कार्य माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। और इसमें लिखेंगे आगे माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव। पहला है 4 से 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, यानी 4 से 5 वर्ष में जो प्राइमरी शिक्षा शुरू कर दी जाए। उसके बाद है दूसरा, सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। और तीसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण उसे कहते हैं जिसमें शिक्षक के व्यवहार का प्रभाव न पड़े बच्चे के मूल्यांकन में, उसको वस्तुनिष्ठ प्रकार कहते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति कहते हैं। क्योंकि जैसे जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, सही गलत, इसमें और जो बच्चा सही लिखेगा तो उसको नंबर मिलेगा, गलत लिखेगा तो नहीं मिलेगा। इसमें शिक्षक के व्यवहार का प्रभाव उस पर नहीं दिखेगा। लेकिन जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं उसमें जो लिखना रहता है उसमें बच्चों के शिक्षक का प्रभाव पड़ सकता है, और जो शिक्षक को उसमें से कोई बात पसंद आती है तो वो उस बच्चे को अच्छा नंबर देता है, और उसको उससे संबंधित उससे और जो मैच नहीं करता है उसके हिसाब से, शिक्षक के हिसाब से, और जो भले ही बच्चा सही ही लिखा हो और जो टीचर को पसंद ना हो तो वो उसका नंबर कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण में शिक्षक के व्यवहार का उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसी को वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति कहते हैं। तो इसी को इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग सुझाव दिया था कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाना चाहिए। और चौथा है संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए, ये भी सुझाव था माध्यमिक शिक्षा आयोग का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? उत्तर, हंटर आयोग की विशेषताएं। पहला है, आयोग ने भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों को प्रमुख स्थान न देने के कारण भारतीयों के साथ काफ़ी उदारता दिखाई, क्योंकि वे अपना शिक्षा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे। दूसरा है, आयोग ने स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, हरिजनों, पिछड़ी जातियों व आदिवासियों की शिक्षा के संबंध में जो उनसे इनके विकास में बड़ी मदद मिली। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा, क्षेत्रमिति, बही खाता आदि विषयों पर समावेश कर उसे व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी बना दिया। चौथा पॉइंट है, पाठ्यक्रम में व्यापी विषयों को जोड़कर बालक को स्वावलंबी बनाया। हंटर कमीशन में शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आयोग ने शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 33 है, वुड की घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। उत्तर, वुड के घोषणा पत्र के दोष। पहला है, घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षित लोगों को नौकरी में रखी गई थी। केवल जो अंग्रेजी जानते थे वही नौकरी कर सकते थे। इससे अंग्रेजी का महत्व बढ़ गया और देसी भाषाओं का स्थान गौड़ बन गया, यानी घट गया। अगला है दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा दोष, घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। इससे तक्षशिला तथा नालंदा प्राचीन प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना का विचार समाप्त हो गया। तीसरा है, शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूर्णतया राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। चौथा दोष है,
शिक्षा के महत्व के साथ ईसाई धर्म और साहित्य का प्रचार भी बढ़ा और लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया गया। ये सब दोष हो जाएंगे वुड के घोषणा पत्र के। अगला है प्रश्न 34, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। उत्तर पहला इसमें पॉइंट है, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि वो पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई थी जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद खत्म हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। दूसरा है, मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वारा खोल दिए। तीसरा है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनमानस में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। इसी में आगे है, यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी कभी न छिड़ता। अगला प्रश्न है प्रश्न के 35, मिशनरी स्कूल की विशेषताएं लिखिए। उत्तर मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं। पहला है, मिशनरी स्कूलों को ही कच्चा शिक्षण प्रणाली शुरू करने का श्रेय जाता है। दूसरा है, मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, मिशनरी स्कूलों में गरीब और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। तीसरा हो गया ये। उसके बाद है चौथा विशेषता, मिशनरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उच्च होता है, शिक्षक योग्य और अनुभवी होते हैं। पांचवा है, मिशनरी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है, छात्रों को ईसाई धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों से परिचित कराया जाता है। और छठवां है, मिशनरी स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। ये सब मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं हो जाएंगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ। देखिए ये तो लग रहा है अति लघुत्री का प्रश्न है, बस खर्च बता देना है, लेकिन ये लघुत्री में पूछा है। आप ध्यान रखेंगे कि जैसे प्रश्न पूछेगा जिस भी कैटेगरी में उस तरह से का आपको आंसर देना पड़ेगा। ये 2 नंबर का प्रश्न है तो इसको आपको 50 वर्ड में लिखना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप उसमें अपने तरफ से ऐड करके उसका लिखेंगे। समस्त छात्रों को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने हेतु प्रदेश में 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2001 से 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में 13,328.79 करोड़ व्यय किए जा चुके थे। सर्व शिक्षा अभियान 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के तहत शुरू किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें आगे है, इसने कृषि विकास को भी प्राथमिकता दी। ऋण कार्यक्रमों का आयोजन सरकार की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 तक 3,66,559 नए विद्यालय खोले जा चुके थे। 2,81,943 विद्यार्थी हेतु भवन निर्माण किए जा चुके थे और 12,77,072 कमरे बनवाए जा चुके थे और 1,92,486 स्कूलों में स्वच्छ जल की व्यवस्था की जा चुकी थी और 3,19,607 स्कूलों में शौचालयों का प्रावधान किया जा चुका था। अब इसी में आगे दिया हुआ है, सर्वेक्षण के आंकड़े यह भी बताते हैं कि अब तक 11,30,000 नए शिक्षक नियुक्त किए जा चुके थे और लगभग 10 करोड़ बच्चों की प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को वितरित करने की व्यवस्था की जा चुकी थी। प्रश्न संख्या 37 है। इसके बाद बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया। उत्तर, बाल अपराध 2 शब्दों से मिलकर बना है, बाल धन अपराध। अतः बच्चों द्वारा किया जाने वाला अपराध ही बाल अपराध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी बच्चे द्वारा कानून या समाज के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है तब उसे बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 संशोधित 2000, यानी इसका जो 86वें का जो संशोधन हुआ 2000 में हुआ। 2000 के तहत 16 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं 18 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं द्वारा किए गए कानून विरोधी कार्य बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। यह अलग बात है कि राज्य एवं देश के अनुसार बाल अपराधी की अधिकतम आयु सीमा भी अलग हो सकती है, यानी राज्य में कुछ और हो सकता है और देश में कुछ और हो सकता है। ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो निर्धारित किया गया था वो 16 वर्ष से लेकर, और जो बच्चों के लिए, बालकों के लिए 16 वर्ष और बालिकाओं के लिए 18 वर्ष के जो से कम के जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो अपराध किया
जाता है उसको बाल अपराध कहते हैं। इसके बाद आगे दिया है 1986 में बाल न्याय अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सारे देश में एक समान बाल अधिनियम लागू कर दिया गया, परंतु राष्ट्र संघ के सदस्य देश के नाते भारत के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह सितंबर 1965 में राष्ट्र संघ द्वारा किशोर न्याय प्रशासन हेतु पारित किए गए न्यूनतम मानक नियमों को स्वीकार करते हुए उनके अनुरूप अपनी किशोर न्याय व्यवस्था लागू करें। प्रश्न संख्या 38 है, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। उत्तर, भारत में राष्ट्रीय एकता। भारत जैसे देश में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक एकीकृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना वाला देश है। यह उन लोगों के एक समूह को दर्शाता है जिसमें एकता की भावना है, जो समान इतिहास, समाज, सांस्कृतिक और मूल्यों के आधार पर निर्मित है। एकता की यह भावना लोगों को एक राष्ट्र में बांधती है। अगला हेडिंग है इसमें, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के निम्न साधन हैं। पहला है, सभी बालकों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराया जाए। दूसरा है, बालकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में प्रमुख घटनाओं का ज्ञान कराया जाए। तीसरा है, देश की विभिन्न जातियों तथा संप्रदायों में राष्ट्रीय एकता को विकसित करने वाली पढ़ाई लिखाई पर विशेष बल दिया जाए। और अगला है चौथा, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मतभेदों या नहीं होगा, यहाँ पे को होगा, मतभेदों को कम करना, आपसी एकजुटता को मजबूत करना आदि, ये सब सामाजिक जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के साधन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका। हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए शिक्षक या अध्यापक की निम्नलिखित भूमिकाएं होनी चाहिए। पहला है पूर्ण आस्था। अध्यापक की भावनात्मक व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकता के लिए विचार एवं दर्शन में पूर्ण आस्था होनी चाहिए, तभी अपने विद्यार्थियों में इस भावना का विकास कर सकता है। और दूसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का विकास। दूसरा हेडिंग लिखेंगे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का विकास। इसमें लिखेंगे, अध्यापक का जीवन अच्छे मूल्यों पर आधारित होता है, वही अच्छा अध्यापक कहलाता है जिसमें अच्छे मूल्य होते हैं। तीसरा पॉइंट है उचित वातावरण तैयार करना है। इसमें लिखेंगे, अध्यापक स्कूल में एक अच्छा व उचित वातावरण तैयार करता है जिसमें विद्यार्थियों में प्रेम व देशभक्ति विकसित होती है तथा घृणा व कुदृष्टिकोण की समाप्ति होती है। चौथा पॉइंट है नैतिक कर्तव्य। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को नैतिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाता है, जिसके माध्यम से वह विद्यार्थियों के दिलों में देशभक्ति व देश प्रेम का दीपक जलाता है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक कुरीतियों का विरोध। इसमें लिखेंगे, अध्यापक वर्ग सामाजिक कुरीतियों के द्वारा देश में होने वाली हानिकारक प्रभाव से अवगत करवाता है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छाई व बुराई का ज्ञान होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य जो सत्यता, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, ये सब मूल्य होते हैं ना, तो इनका जो अर्थ क्या है लिखना है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, मूल्य किसी भौतिक वस्तु या मानसिक अवस्था के उस गुण का बोध कराता है जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूर्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसमें हेडिंग लिखेंगे, मूल्य की आवश्यकता। मूल्य हमें दिशा और उद्देश्य के साथ जीने में मदद करते हैं। मूल्य हमारी स्वयं की भावना से जुड़े हुए हैं और वे हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इसी में आगे है मूल्यों का महत्व। मूल्यों का महत्व हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे, मूल्यों के अभाव में मानव जीवन व्यर्थ है। मूल्यों के विकास द्वारा ही बालकों एवं मनुष्यों का एक आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है। मूल्यों के महत्व निम्न है। पहला है व्यक्तिगत विकास में मूल्यों का अहम किरदार होता है। इसके माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा मानवीय मूल्यों का विकास होता है। दूसरा है मानवता के विकास में मूल्य महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इससे राष्ट्र के अंतर्गत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में शक्ति कायम करने एवं विश्व बंधुता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा है शिक्षा सुधार में मूल्यों का महत्व अत्यंत व्यापक है। इसके द्वारा बालकों में स्वानुशासन का बोध कराया जाना आसान होता है। चौथा है मूल्य समाज में एक रूपता लाकर व्यक्ति को व्यवस्थित, संगठित एवं सशक्त बनाते हैं। व्यक्ति की बहुमुखी क्रियाओं को
निर्देशित भी करते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।